भारत समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर श्रद्धालुओं की पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। माघ मेला जा रहे श्रद्धालु इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बस ने पिकअप में टक्कर मार दी है, जिसमें 23 श्रद्धालु घायल हो गए। मेडिकल कॉलेज में श्रद्धालुओं का इलाज चल रहा है। संत कबीर नगर के रहने वाले ये सभी श्रद्धालु बताए जा रहे हैं। नगर कोतवाली के जोगापुर के पास ये हादसा हुआ है। तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त की प्रतापगढ़ से है, जहां पर ये दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है और इसमें कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये सभी श्रद्धालु संत कबीर नगर के बताए जा रहे हैं। देखिए, सभी श्रद्धालु माघ मेले में जा रहे थे। तो नगर कोतवाली के जोगापुर के पास ये हादसा हुआ है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, तो माघ मेला जा रहे श्रद्धालुओं की पिकअप एक हादसे का शिकार हो गई है। नगर कोतवाली क्षेत्र के जोगापुर के पास एक बस ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अमरोहा से है, जहां पर जिले में कोहरे की वजह से भीषण हादसा हो गया है। 8 से 10 कार और डीसीएम आपस में जा टकराई हैं। सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग इसमें घायल हो गए। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विजिबिलिटी शून्य होने के कारण ये हादसा हुआ है। डिडौली में नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग इसमें घायल हो गए हैं। तो कई वाहन आपस में जा टकराए हैं। भीषण कोहरे के चलते ये दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। ये बड़ी खबर हम आपको अमरोहा से बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी शून्य होने की वजह से कई कारें आपस में टकराई। इसके बाद देखिए, ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तो 8 से 10 कार और डीसीएम आपस में जा टकराई है, जिसकी वजह से इस हादसे में करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये खबर अमरोहा से सामने आ रही है। भीषण कोहरे के चलते ये दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें देखिए कई लोग इसमें घायल हुए हैं। तो बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी बेहद कम थी और इसी की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। डिडौली में नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। जिले में कोहरे का ये कहर देखने को मिला और 8 से 10 कार आपस में टकराई। इसके बाद देखिए, ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। और अब खबर फतेहपुर से, जहां पर घने कोहरे के चलते गाड़ियां आपस में जा टकराई हैं। हादसे में एक की मौत हो गई है और इसमें कई लोग घायल हो गए। नेशनल हाईवे 2 पर यह सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार पिकअप के पलटने की वजह से यह हादसा हो गया है। वहीं बता दें कि एक के बाद एक करके कई गाड़ियां आपस में टकराई हैं। मलवा में नेशनल हाईवे पर सौरा की पूरी घटना बताई जा रही है। तो तेज रफ्तार पिकअप के पलटने की वजह से यह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। ये खबर देखिए सामने आ रही है फतेहपुर से। घने कोहरे के चलते कई गाड़ियां आपस में जा टकराई हैं। तो आज का कोहरा देखिए कहर बनकर बरपा है और कई जगहों पर देखा जा रहा है कि सड़क हादसे हुए हैं। ये खबर फतेहपुर से है। यहाँ पर भी कोहरे के चलते ये भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार पिकअप के पलटने की वजह से दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और एक के बाद एक करके कई गाड़ियां आपस में टकराई हैं। और ये खबर दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। शीतलहर के साथ प्रदूषण स्तर 400 पार पहुंच गया। कई फ्लाइट लेट है। ट्रेन की रफ्तार धीमी हो चुकी है। अगले 5 दिन तक मौसम खराब रहेगा। आनंद विहार आईटीओ द्वारका में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। जहांगीरपुरी की बात की जाए तो यहाँ पर भी AQI 400 के पार पहुंच गया है। चांदनी चौक में भी AQI का लेवल बढ़ा है। वहीं बात की जाए राजधानी में फिर से ग्रैब 3 लागू हुआ है। एनसीआर में निर्माण और ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई गई है। BS3 पेट्रोल BS4 डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। तो ग्रैब 3 राजधानी में एक बार फिर से लागू कर दिया गया है। AQI लेवल बढ़ने की वजह से ये प्रदूषण का लेवल एक बार फिर से बढ़ा है।
खबर सहारनपुर से, जहां पर रेलवे ट्रैक पर किशोर का शव मिलने का ये पूरा मामला है। आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 2 को गिरफ्तार किया गया है। थाना देवबंद पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं एसएसपी आशीष तिवारी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। जामिया तिबिया देवबंद के पास से उनकी अरेस्टिंग हुई है। तो आत्महत्या का ये पूरा मामला और पिता की तहरीर पर देखिए मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ये खबर देखिए सामने आ रही है सहारनपुर से। खबर कानपुर से है, जहां पर बेकाबू डंपर और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई है। डंपर चालक बुरी तरीके से केबिन में फंस गया। पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। सकुशल बाहर निकाला गया। नरवल थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर देखिए कानपुर से है। बेकाबू डंपर और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना ये दर्दनाक हादसा हुआ है। डंपर चालक इसमें बुरी तरीके से फंस गया था। वहीं पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और चालक को सकुशल बाहर निकाला गया है। तो नरवल थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर बेकाबू डंपर और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई है। ये खबर कानपुर से सामने आ रही है। तो पुलिस और दमकल ने सकुशल चालक को बाहर निकाला। देखिए वो केबिन में फंस गया था। ये बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है। और अब खबर गोंडा से है, जहां पर जिला अस्पताल में चूहों की भरमार है। पोस्टमार्टम हाउस हर वार्ड में चूहे। ऑक्सीजन पाइपलाइन पर चहलकदमी देखा गया। जिला अस्पताल में चूहों का ये वीडियो वायरल हो रहा है। जांच में दोषी मिलने पर वार्ड इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंशन के साथ हॉस्पिटल शिफ्टिंग की भी तैयारी है। अब नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा अस्पताल। तो इस पूरे मामले पर देखिए कार्रवाई की गई है और कहा जा रहा है कि अब नई बिल्डिंग में ही अस्पताल को शिफ्ट किया जाएगा। तो जिला अस्पताल में चूहों की ये भरमार देखने को मिली है। ये खबर गोंडा से है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देखें चाहे ना देखें, तो इस अस्पताल में हर वार्ड में चूहे हैं। इतने लगे ना जाओ। अरे ये जो हमारे संज्ञान में आया है, जो इसमें चूहे जो ऑर्थोपेडिक वार्ड में ऊपर नीचे ऑक्सीजन की पाइपलाइन पे चल रहे थे, उसको वीडियो को संज्ञान में लेते हुए हमने उसकी इंक्वायरी कमेटी पहले गठित कर दी और इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद हमने वहाँ पे जो वार्ड इंचार्ज थी उसको सस्पेंड कर दिया है और अन्य 3 लोगों को भी वहाँ पे जो थे उनको सस्पेंड कर दिया है। खबर बदायूं से है, जहां पर मिक्सर मशीन और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसे में पिकअप में अचानक से आग लग गई है। आग के लपटे उड़ती देख हड़कंप मच गया है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के हाईवे का ये पूरा मामला है। तो ये तस्वीरें आप देखिए। हादसे में पिकअप में अचानक से भीषण आग लग गई है। मिक्सर मशीन और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हुई है। ये खबर बदायूं से सामने आ रही है। खबर बरेली से है, जहां पर शॉर्ट सर्किट से घर में भीषण आग लग गई है। चंद मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। फ्रीजर का कंप्रेसर फटने की वजह से आग भड़की है। पति पत्नी और 2 साल का बच्चा इसमें झुलस गए हैं। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। सीबीगंज क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का ये पूरा मामला है। तो फ्रीजर का कंप्रेसर फटने की वजह से ये भीषण आग लगी है। ये खबर देखिए सामने आ रही है। पति पत्नी और 2 साल का बच्चा इसमें झुलस गए हैं। गाजियाबाद के खोड़ा मकनपुर में एक ट्रांसफार्मर में अचानक से भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से कई लोग इसमें झुलस गए और एक युवक आग की चपेट में आ गया।
युवक आग से बचने के लिए पास के नाले में उसने छलांग लगा दी, जहां से स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आग की चपेट में आया ये युवक अचानक से देखे नाले में जा कूदा। वहीं स्थानीय लोगों ने इसे बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया है। तो ये बड़ी खबर देखिए गाजियाबाद से है, जहां पर ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई, जिसकी वजह से कई लोग झुलस गए हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से एक युवक इसकी चपेट में आया था, तो तुरंत जाकर देखिए नाले में कूद जाता है। खबर संभल से है, जहां पर मुर्गी फार्म में रात में आग लग गई है। 2 लोगों पर रंजिशन आग लगाने का ये आरोप है। फार्म के मालिक को भारी नुकसान हुआ है। बहजोई क्षेत्र के सिंहपुर का ये पूरा मामला है। तो मुर्गी फार्म में रात में अचानक से आग लगी है। ये खबर संभल से सामने आ रही है। किस तरीके से ये भयंकर आग लगी है तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि फार्म के मालिक को इसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। तो 2 लोगों पर रंजिशन आग लगाने का यह आरोप लगा है। ये खबर देखिए संभल से सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं बहजोई क्षेत्र के सिंहपुर का ये पूरा मामला, जहां पर अचानक से मुर्गी फार्म में ये भीषण आग लग गई है और रंजिशन 2 लोगों पर आग लगाने का ये आरोप लगा है। तो फार्म मालिक को भारी नुकसान हुआ है। तो ये खबर संभल से है, जहां पर मुर्गी फार्म में रात में ये भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि 2 लोगों पर रंजिशन आग लगाने का ये आरोप लगा है। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल की बात की जाए तो फार्म मालिक को ये भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और कुलदीप यादव उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ टीम इंडिया के फील्डिंग कोच टी दिलीप भी मंदिर में उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि वनडे सीरीज में 1-1 से बराबर होने के बाद अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके लिए भारतीय टीम इंदौर पहुंच चुकी है। तो महाकाल की शरण में विराट और कुलदीप, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखें। तो बाबा के दरबार में पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने भस्म आरती में हिस्सा लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हापुड़ जिले में नकली और घटिया सॉस का बड़े पैमाने पर कारोबार फल फूल रहा है, जिससे बच्चों समेत आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। आरोप ये है कि खाद्य विभाग के अधिकारी बड़े कारोबारियों पर कार्रवाई करने के बजाय केवल छोटे दुकानदारों पर छापेमारी कर खाना पूर्ति कर रहे हैं, जबकि सॉस के नाम पर बाजार में जहर की सप्लाई करने वाले सप्लायरों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो खाद्य विभाग के अफसरों की बड़ी लापरवाही देखिए सामने आ रही है। खबर हापुड़ से है, जहां पर नकली सॉस का कारोबार धड़ल्ले के साथ चल रहा है और बाजार में जहर परोसा जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं, खबर अलीगढ़ से है, जहां पर टप्पल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की 45 दिनों से गायब होने का मामला है। चिंताजनक स्थिति में है। परिवार और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ब्लॉक प्रमुख के रिश्तेदार व गांव के ही एक युवक ने लड़की को साथ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन न तो उसका कोई ठोस सुराग मिला है और न ही बरामदगी हो पाई है। परिजन अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए डीआईजी कार्यालय पर धरना दे रहे हैं और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस आसपास के शहरों में तलाश कर रही है और कई स्थानों पर जांच जारी है। तो बच्ची 45 दिन से लगभग 45 दिन से अपहरण करके ले गया है एक लड़का, और नाबालिग बच्ची है, 17 साल उम्र है, लेकिन पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर पाई है। ये एक लड़का है गांव का ही, यश नाम है उसका। पुलिस प्रशासन आश्वासन देता है, लेकिन आज 45 दिन के लगभग हो गए, लेकिन कोई बरामदगी नहीं है अभी तक। मतलब डीआईजी मुख्यालय कार्यालय पर बैठे हुए धरना देकर के हमारी 3 दिसंबर से बेटी को अपहरण करके गांव का ही एक दबंग लड़का ले गया है, जो कि ब्लॉक प्रमुख का रिश्तेदार है, और उनकी दबंगई से ही हम बहुत पीड़ित थे। सरकार के सामने करवे के नहीं है कि साहब हमारी मदद की जाए। थाना टप्पल पर दिनांक 3/12/2025 को मुकदमा अपराध संख्या 696/2025 पंजीकृत किया गया। साथ ही अपहृता की बरामदगी के लिए कुल 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया। उपरोक्त चारों ही पुलिस टीमों द्वारा सर्विलांस की मदद के आधार पर जनपद अलीगढ़ के साथ साथ आसपास के राज्यों जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि सभी राज्यों में कई सीसीटीवी कैमरे पुलिस टीम द्वारा देखे गए। अपहृता के फोटो पैम्पलेट भी चस्पा कराए गए। उपरोक्त चारों ही पुलिस टीमों द्वारा अपहृता के बरामदगी के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर सिंगर बी प्राक से रंगदारी मांगी गई है। लॉरेंस गैंग ने 10 करोड़ की रंगदारी मांगी है। दूसरे सिंगर को फोन कर प्राक को धमकी दी गई है। दिलनूर ने मोहाली में शिकायत दर्ज कराई है। आरजू बिश्नोई के नाम से ये धमकी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर सिंगर बी प्राक से रंगदारी मांगी गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये रंगदारी मांगी है। इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। दूसरे सिंगर को फोन कर प्राक को धमकी दी गई है और दिलनूर ने मोहाली में इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर देखिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सिंगर बी प्राक से रंगदारी मांगी गई है। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर अब शिकायत की गई है, तो आरजू बिश्नोई के नाम से ये धमकी दी गई है और धमकी देने के बाद रंगदारी मांगी गई है। तो आरजू बिश्नोई के नाम से ये धमकी दी गई है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर सिंगर बी प्राक से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दी गई है और रंगदारी मांगी गई है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का आह्वान किया है। वो किसी न किसी एक खेल को गोद में लेकर उस खेल से जुड़ी प्रतिभाओं को तराशे हैं। खेल के जरिए स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा कराकर अनुशासन और खेल भावना को मजबूत करने में योगदान दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल की गतिविधियों को बढ़ाने से युवा नशे से दूर रहेंगे, तमाम विकृतियों से बचे रहेंगे। युवा खेलेगा तो खिलेगा भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में 14 राज्यों से आई 31 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का आयोजन क्रीड़ा परिषद गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। यह आयोजन अपने आप में इन 5 दिनों तक देश की बेटियों के उस उमंग और उत्साह के साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटियां भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं, यह देखने का अवसर पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को और विश्वविद्यालय के छात्रों को प्राप्त होगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार महिला संवर्ग में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। यहाँ हमें बहुत मजा आ रहा है। योगी जी अभी आए थे यहाँ पे, मैच देखे, यहाँ पे सब
बहुत अच्छा चल रहा है। ओपनिंग सेरेमनी हुआ बहुत अच्छे से और अभी यहाँ मैच हो रहा है 2 टीम का, तो वो हम लोग देख रहे हैं धूप में, एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से। इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं से एक ओर जहां खिलाड़ियों में खेल के प्रति रुझान बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में गुरुवार को सालाना उर्स शुरू हुआ। ये ताजमहल बनाने वाले मुगल सम्राट शाहजहां की 371वीं पुण्यतिथि है। 3 दिन चलने वाले उर्स की शुरुआत ताजमहल के तहखाने के औपचारिक उद्घाटन के साथ हुई। यही शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल की कब्रें हैं। इस मौके पर कब्रों पर गुलाब जल छिड़का गया और उसे गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में गुरुवार को सालाना उर्स शुरू हुआ। ये ताजमहल बनाने वाले मुगल सम्राट शाहजहां की 371वीं पुण्यतिथि है। 3 दिन चलने वाले उर्स की शुरुआत ताजमहल के तहखाने के औपचारिक उद्घाटन के साथ हुई। यहीं शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल की कब्रें हैं। इस मौके पर कब्रों पर गुलाब जल छिड़का गया और उन्हें गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया। 371वां उर्स मुबारक था। जो है सबसे पहले गुस्ल की रस्म अदा की गई। गुस्ल की रस्म के अंदर में जो है उसमें अजान हुआ और अजान के साथ कुरान की तिलावत हुई। उसके साथ उर्स का आगाज हो गया। जो है देखिए, इतिहास और स्मृति दोनों समाज के लिए एक रीढ़ की हड्डी है। तो इस यहाँ से जो बात जाती है, पूरी दुनिया के लिए मैसेज जाता है कि ये एक सौहार्द का माहौल है और सौहार्द के साथ साथ एकता और भाईचारे की मिसाल देता है। उर्स के दौरान ताजमहल आने वालों को पहले 2 दिन दोपहर में मुफ्त प्रवेश दिया जा रहा है। समापन दिवस पर पूरे दिन मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। ये जो ताजमहल है, ये मोहब्बत की निशानी और ये अमन का पैगाम देती है, आपस में भाईचारे का पैगाम देती है। और यहाँ आज 371वां उर्स का आगाज हुआ है, इब्तिदा हुई है। ये शाहजहां की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। इसका जो आगाज हुआ है वो अजान और तिलावत कुरान के साथ हुआ है और इंशाल्लाह ये 3 दिन तक चलेगा। कल भी 2 बजे से ताजमहल फ्री रहेगा, आम पर्यटकों के लिए, आम नागरिकों के लिए, आम लोगों के लिए। और शनिवार को यानी सैटरडे के दिन सुबह से ताजमहल फ्री रहेगा। शनिवार को खत्म होने वाले उर्स के दौरान देश विदेश से भारी संख्या में सैलानियों के ताजमहल आने की उम्मीद है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ।